वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अब आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जीएसटी इन्वेस्टमेंट के सीएफपी आदित्य शाह जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आदित्य, आपको मैं दर्शकों के साथ जोड़ूं उससे पहले कुछ अहम खबरें हैं जिन पर देखिए हमें आज बात करनी है और बहुत ज़रूरी बातें हैं जिस पर आज दर्शकों निवेशकों का हमें फोकस लाना है। सबसे पहले तो सेबी ने जो नया फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस जारी किए हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस जो आई हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। इसका मतलब क्या है, सेबी की गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है, और क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स के लिए है तो इसमें निवेशकों के हित की कौन सी बात है? मैम, सेबी ने ये कहा है कि आजकल हम देख रहे हैं कि सारे निवेशक जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सेबी निवेशकों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये एएमसी कंपनीज या म्यूचुअल फंड कंपनीज से कह रही है कि अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके ऊपर कोई साइबर अटैक हो तो ऐसा ना हो कि इन्वेस्टरों के जो पैसे हैं उनको उनमें कोई प्रॉब्लम आए। तो अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने निवेशकों को एजुकेट कीजिए कैसे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को जो डिजिटली करते हैं उनको सेफ रखें। और ये सारे तमाम कंप्लायंसेस जो है वो एएमसी कंपनीज को इन्वेस्टरों के लिए करने हैं। यहाँ पे निवेशकों को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात ये कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन डिजिटली तो कभी भी पासवर्ड या कभी भी कोई डिटेल्स जो एक्सेस करने के लिए, आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए डिटेल्स जो होती है वो कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आप डीमैट फॉर्म में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके जो यूनिट्स है वो आपके ही बैंक अकाउंट में आए, आपके ही डीमैट अकाउंट में आए और पूल्ड अकाउंट में ना जाए। और कोशिश कीजिए कि अपने ही प्राइवेट कंप्यूटर से हमेशा ट्रांजैक्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि पब्लिक कंप्यूटर से ट्रांजैक्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी भी कोई भी फिशिंग या साइबर अटैक के तहत आपके यूनिट्स में गड़बड़ी हो। हमने देखा है एक बहुत ही बड़ी कंपनी धन्य भारत करके उसके 800 करोड़ के यूनिट्स जो थे एक ब्रोकर ने गायब कर दिए थे। तो सेबी इसी को रोकने के लिए ये कह रही है कि अपने यूनिट्स के साथ केयरफुल रहिए। कभी भी किसी ब्रोकर के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा मेक श्योर कीजिए आपके फंड्स, वो आपके जो यूनिट्स है वो आपके ही और आपके ही नाम पे आए। और तमाम इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स और तमाम इंपॉर्टेंट यूजर नेम्स जो है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है सेबी का जागरूकता लाने के लिए कि इंक्रीजिंगली जब हम डिजिटल यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये भी होता है कि फिशिंग अटैक्स होते हैं या साइबर अटैक्स होते हैं। तो अच्छी बात है और निवेशकों को भी केयरफुल रहना चाहिए। कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर वाले अनजान इंसान के साथ बिल्कुल शेयर मत कीजिए। तो आदित्य, ये कैसे इंश्योर होगा या कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका पालन एएमसीज कर रही हैं? किस तरह से जांच पड़ताल करेगी सेबी? मैम, सेबी ने जो अपना अपना आज सर्कुलर जारी किया है उसमें सेबी ने कहा है कि एएमसी को हर साल में 2 बार एक ऑडिट करवाना पड़ेगा। उस ऑडिट के तहत एएमसी को बताना पड़ेगा सेबी को कि उसने अपने तरफ से क्या चीजें, क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि क्लाइंट का जो डेटा है वो सेफगार्ड हो और फिशिंग अटैक से पूरा एएमसी का जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो सेफगार्ड है। दूसरी बात, अब आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को भी मेल आएंगे जहां पे एएमसी बताने की कोशिश करेगी कि आप कैसे फिशिंग अटैक से बच सकते हैं और कैसे आप सेफगार्ड कर सकते हैं। और एक बार सेबी ने ये रूल ला दिया कि एएमसीज को ये फॉलो करना है तो सारे एएमसीज जो कि बहुत अच्छा पालन करते हैं सेबी के रूल्स का वो फॉलो करेंगे। तो उस हिसाब से सुनिश्चित रहिए। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं, अपने एंड पे सेफ रहिए। एएमसीज अपने एंड पे बाहर के ऑडिटर्स को लाके ये सारी चीजें अपने आप कर लेगी और आपको भी जागरूक करेगी कि आप सेंसिटिव डेटा वगैरह कुछ भी शेयर मत कीजिए। तो मेरे हिसाब से अच्छा मूव है और हमें वाह करनी चाहिए सेबी की इस मूव के। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी अपने हाथ में लेके चले और तमाम कदम जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं या जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस या एएमसी के साथ डील करते हैं तो कुछ बातें जो कि आदित्य ने आपको समझाई है उसका आप पालन करें। लेकिन एक और चीज़ जिस पर आज हमें बात करनी चाहिए वो है एम्फी के डेटा की। और मई महीने के जो आंकड़े आए हैं वो वाकई काफ़ी इंस्पिरेशनल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ लगातार एक
मोमेंटम जो है निवेश में बढ़ोतरी का आदित्य, वो हमें लगातार दिखाई दे रहा है। सितंबर 2021 के बाद लगातार जो हमें एसआईपी में बढ़त दिखाई दे रही है वो मई महीने में भी जारी है। और यहाँ पर जो आंकड़ा है अप्रैल के 11,863 करोड़ के मुकाबले मई के 12,286 करोड़ पर पहुँच गया है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव के बावजूद भी लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना निवेश जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं, इनफैक्ट बढ़ा रहे हैं। लगभग 16.6% का इजाफा भी हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे ट्रेंड को जो लगातार एक मोमेंटम बना हुआ है निवेश में बढ़ोतरी का, बाजार में अस्थिरता होने के बावजूद भी? मैम, पिक्चर अभी तो शुरू हुई है। अच्छा। हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि एफआईआईज ने भारत से इतने सारे पैसे बाहर निकाल रहे हैं, और अपलॉड किया था हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने पैसे लगाए हैं मार्केट्स के अंदर। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, हमारी सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट या रियल एस्टेट में नहीं जाएगी, अब हमारी सेविंग्स जो है वो इक्विटी में जाएगी। इसके लिए हमें सारी एएमसीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स को अपलॉड करना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत इतने सालों की अब रंग ला रही है। हमने देखा है कि इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर सबसे बड़े ओनर जो है पिछले 10 से 15 साल में एफआईआईज रहे हैं। हर बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी के ओनर्स एफआईआई रहे हैं। अगले 10 से 15 साल के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन सब कंपनीज की ओनरशिप वापस लेंगे। नई वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज की ओनरशिप जो है वो भी ये रिटेल इन्वेस्टर्स हम साथ में वापस लेंगे। और भारत जो कि $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, और यहाँ से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगी। और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पैसे होंगे। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की तरफ जाएगा, और अपर मिडिल क्लास रिच की तरफ जाएगा। तो ये पिक्चर अभी शुरू हुई है। हमारी एसआईपी 20,000 करोड़ के ऊपर भी जाएगी, और वहां से भी इतनी ऊपर जाएगी कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया। बस मैं अपने इन्वेस्टर भाइयों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, 10 साल तक एसआईपी कीजिए, और आप हमेशा याद रखेंगे इक्विटी मार्केट्स को। 10 साल के अंदर भारत के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और आप वेल्दी हो जाएंगे। पर आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, और एसआईपी को किसी भी हालत में ऊपर जाए तो भी बंद मत कीजिए, और नीचे जाए तो भी बंद मत कीजिए। तो कविता मैम, जैसे अनुशासन आपको बिल्कुल बनाए रखने की ज़रूरत है। और जैसे हम कहते हैं कि लंबे समय में अगर आप बने रहें तो आपको कंपाउंडिंग, जो कि बहुत ही ताकतवर चीज़ है और आपके लिए काफ़ी काम की है अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो एम्फी का डेटा आया है आदित्य, उसमें ऐसी कोई हाईलाइट या पॉइंटेड चीज़ जो कि आप बताना चाहें और जो आपको एक अलग सा ट्रेंड नोटिस हुआ हो? नहीं मैम, ब्रॉडली यही है कि इक्विटी में इनफ्लो आता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड्स में मैं अपने रिटेल भाइयों को कॉशन करना चाहता हूं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर लिक्विड फंड्स की तरफ ही जाए, लॉन्ग होराइजन डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ मत जाए। ये एक मेरी दरख्वास्त रहेगी, वरना आपको डेट में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज बहुत ही अच्छा डेटा है, और बहुत ही आनंद आया ये डेटा को देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला मुद्दा शो पर आज है मल्टी एसेट फंड का, या अलग अलग तरह के आपको फंड्स एसेट क्लास के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। बहुत सारे लोग आदित्य ऐसे होते हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव को समझते नहीं है, और डाइवर्सिफिकेशन जो कि एक बहुत ही अहम रूल है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में एएमसीज ने ये काम आसान कर दिया है निवेशकों के लिए। मल्टी एसेट फंड को लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको इक्विटी और तमाम एसेट क्लास, सोना हो, रियल एस्टेट हो, डेट हो, आपको सब में एक्सपोजर मिल जाएगा, और उतार चढ़ाव के मुताबिक फंड मैनेजर जो हैं उसमें एक्सपोजर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। लेकिन इसकी तुलना में बाकी तमाम एसेट क्लासेस के फंड्स के साथ करना चाहती हूँ, जैसे कि एक रीट्स हो गया, गोल्ड के फंड्स हो गए, और इक्विटी में तमाम तरह की कैटेगरीज हो गई। ये अलग अलग कैटेगरीज है, और एक तरफ है मल्टी एसेट। इसको हम कैसे देखें, कैसे कंपेयर करें, कौन सा बेहतर है? इसमें कोई सही आंसर नहीं होता है कि कौन सा बेहतर है या कौन सा बेहतर नहीं है। इसमें सबसे पहली बात तो ये, एक मल्टी एसेट फंड एसेट एलोकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। एक मल्टी एसेट फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए बना होता है, और वो किसी भी एक इन्वेस्टर की अपनी जो नीड्स है, उसकी जो लाइफ सिचुएशन है, उसके जो गोल्स हैं, वो उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एएमसीज की एक
एक एएमसी ने एक कोशिश की है कि जो लोग एसेट एलोकेशन नहीं कर पाएंगे उनके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वो ले आए। बट ब्रॉडली मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा, सबसे पहले आप एसेट एलोकेशन कीजिए। एसेट एलोकेशन में आप देखिए आपके गोल्स क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, और आपको आपको 10 15 20 साल में रिटायरमेंट के लिए कहाँ पे पहुंचना है। उसके बाद मेरे हिसाब से इंडिविजुअली इन सारे एसेट क्लासेस यानी कि गोल्ड, एक्विटी, रियल एस्टेट और डेट, इनमें इंडिविजुअली इन्वेस्ट कीजिए, राइट। और छोटा पार्ट आप एक छोटा सा एलोकेशन मल्टी एसेट एलोकेशन एलोकेटिव फंड्स को करना चाहते हैं तो कीजिए, बट ये फंड एसेट एलोकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसेट एलोकेशन आपके खुद के लिए बनाया गया होता है, आपकी लाइफ सिचुएशन और आपके गोल्स को दिमाग में रख के बनाया गया होता है। और हर बार आपकी लाइफ में कोई चेंज आती है तो एसेट एलोकेशन वैसे चेंज होते रहता है, और जैसे जैसे आपकी उम्र भी बढ़ती है तो एसेट एलोकेशन चेंज होता है। बट मल्टी एसेट एलोकेशन एलोकेटर फंड्स ऐसे नहीं होते हैं, वो एक पूरे पूरे इन्वेस्टर होराइजन को बना के देख के बनाया जाता है, और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से भी वो होते हैं। तो ये अच्छे फंड हैं, बट एसेट एलोकेशन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। एसेट एलोकेशन कीजिए और उसके बाद इन फंड्स को भी यूज कीजिए, बट एसेट एलोकेशन को रिप्लेस मत कीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस पर हमें विस्तार से आगे और बात करनी चाहिए, लेकिन ये करते हैं हम दर्शकों के सवालों के ज़रिए। और हमें दरअसल एक वीडियो के ज़रिए हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है, अचिंत मंडल ने। तो इनका क्या सवाल है, एक बार वीडियो देख लेते हैं। दिस इज अचिंत कुमार मंडल, कॉलिंग फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। मैडम, एक्चुअली मेरा जो इन्वेस्टमेंट है पहले मैं बता देता हूँ। कंटिन्यू 3 साल हो गया है मैं SIP कर रहा हूँ एक्सिस लॉन्ग टर्म में। तो मंथली SIP 5,000 करके है और 2 जगह में है, 2 अकाउंट है, मेरा एक और मेरा स्पाउस का। वो कंटिन्यू 3 साल हो गया है, कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद PPF में भी 10,000 करके 2.5 ईयर्स करके दिए हैं, और NSE एक 2 लाख करके है, और स्टॉक्स में 1.3 ईयर्स कंटिन्यू अभी चल रहा है, 7 लाख करके इन्वेस्टेड है, एंड मे बी 43,000 प्रॉफिट उसमें है, लेकिन वो सब एक्चुअली होल्डिंग का है। और PPF में मेरा तो 10,000 करके है, और EPF जो कंपनी में प्राइवेट कंपनी नौकरी करता हूँ तो उसमें EPF में जो है 16 लाख करके अभी तक है, एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन। और एक चीज़ है कि इसमें मंथली जो है 80,000 सैलरी नेट है, तो उसमें मोर और लेस 40% करके मैं इन्वेस्टेड करता हूँ। 50-30-20 रूल्स को तोड़ के मैं 40 करके रख रहा हूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि इस टाइप का मेरा कॉर्पस ये है कि एटलीस्ट 10 ईयर्स के बाद मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए। कि मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका एज अभी 5+ है, तो मेरे को और क्या करना चाहिए सुधार, प्लीज़ बताइए। अचिंत, बहुत अच्छा लगा आपने सवाल हमें भेजा, और आदित्य शाह हमारे आज के मेहमान हैं जो आपकी तमाम दुविधाओं को दूर करेंगे। बताएं आदित्य, क्या करना चाहिए इनको? मैम, सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर ने बताया कि उनके पास स्टॉक्स हैं, तो मेरी सबसे पहली सलाह तो उनको ये रहेगी कि अगर आप स्टॉक्स के अंदर उनको स्टॉक्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, तभी आप स्टॉक्स में जाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ रिटर्न देख के ही स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, म्यूचुअल फंड के रूट लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात तो ये, जो आपकी प्रेजेंट SIP कंटिन्यू रह रही है, उससे आपके पास 10 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए नहीं आ पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको SIP को मिनिमम 10% से इंक्रीज करना पड़ेगा हर साल, या फिर आप अपने गोल को थोड़ा और टाइम दीजिए। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने जो अभी पोर्टफोलियो दिया है उसके अंदर वो पोर्टफोलियो में फंड्स सही नहीं है। आपको फंड्स को, अपने SIP को स्प्लिट करना पड़ेगा 3 फंड्स के अंदर: पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और DSP स्मॉल कैप फंड। मैं ये फंड्स आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने ये कहा है कि आपका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल का है। इन फंड्स के अंदर आप इक्वली SIP को स्प्लिट करके डालिए। अगर आप कंसिस्टेंटली और हर साल 10% से SIP को बढ़ाते रहेंगे तो हो सकता है आप अपने गोल्स को रीच कर पाए। हावेवर फिर भी बहुत मुश्किल रहेगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम होराइजन 4 से 5 साल का अगर आप बढ़ाएंगे तो आप अपने गोल को रीच कर पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मनीष कुमार पांडे। मनीष जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय कॉल। थैंक यू सो मच, आपने सवाल हमें भेजा। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। So, and my question is related to my current SIPs which are running, which are around 1.5 lakhs per month. So, are they okay to continue with, or do I need to some change? Are they too much diversified or that way? Just wanted to know about that. ठीक है, ये आपके इन्वेस्टमेंट पे आए उससे पहले यूलिप्स आपने कितने साल हो गए हैं इनमें? सबके लॉक इन पूरे हो गए आपके? यूलिप हाँ, लॉक इन पूरा हो गया। ये सारा मेरा कॉर्पस जो मैंने आपको बताया था, दैट इज ऑलरेडी आई एम हैविंग 2 CR प्लस। So and 1.5 lakhs per month I am doing SIPs and I was so are these SIPs okay or not? I wanted to know about that. मकसद क्या है आपका इस निवेश के जरिए? Basically to build wealth over a long period of time, maybe in next 5-7 years. So maybe after 50. फंड्स कौन-कौन से हैं आपके पास? फंड मेरे पास हैं अराउंड 10 नॉट फंड्स हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस्ड, SBI कॉन्ट्रा, कनेरा रोबेको, इमर्जिंग इक्विटी, HDFC सेंसेक्स, एक्सिस 100, निफ्टी 100 इंडेक्स, एक्सिस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी लाइक दिस एंड स्मॉल कैप। बेसिकली दरअसल फंड्स आपके कौन-कौन से हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप किस में रहें किस में नहीं रहें तभी आपको सलाह मिल पाएगी जब पता होगा कि आपके पास कौन-कौन से फंड्स हैं। बहरहाल जितनी जानकारी आपने हमको दी है उसके मुताबिक मैं हमारे एक्सपर्ट से आपके लिए सलाह ज़रूर लूँगी। आदित्य बताएं, हमारे पास फंड की डिटेल्स तो नहीं है लेकिन ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो अगर आप देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैम, मैंने इनके पोर्टफोलियो में नोटिस किया है कि ये लोग के इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर के पास यूलिप प्लान है जो इन्वेस्टर ने अभी क्लैरिफाई किया है। दूसरी बात, उनके जो टर्म प्लान का प्रीमियम है वो 60,000 है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत हाई है, तो उनको देखना चाहिए कि वो इतना हाई प्रीमियम क्यों पे कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि अगर आप 8 से 10% की रिटर्न मानेंगे ब्लेंडेड पोर्टफोलियो के अंदर, तो उनका जो गोल है वो रीच नहीं कर पाएंगे। वो उनके पास 6 करोड़ रुपए के आसपास रहेंगे। तो मेरे हिसाब से उनका जो टाइम होराइजन है वो 5 से 8 साल की तरफ उनको बढ़ा देना चाहिए। जो म्यूचुअल फंड्स अभी इन्वेस्टर ने बताए हैं, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर बड़े सारे फंड्स में इन्वेस्टेड है, इतने सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोटा मोटी अभी मेरे पास नाम तो नहीं थे उनके म्यूचुअल फंड्स के, बट मैं उनको 4 फंड्स के नाम बता देता हूं जहां पे वो इक्वली स्प्लिट SIP कर सकते हैं। एक हो गया पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एक हो गया DSP क्वांट फंड, एक हो गया UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और एक हो गया DSP स्मॉल कैप फंड। 5वां फंड जब शुरू होगा मोतीलाल नैस्डैक 100 जब RBI अलाउ करेगी इन्वेस्ट करने का, तब वो आप यूज कर सकते हैं। बट इन 5 फंड्स के अलावा आपको किसी भी और फंड्स की जरूरत नहीं है। 10 फंड्स ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है और आप सिर्फ AMC को एक्सपेंस रेशियो पे करते रह जाते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा, और अपनी पॉलिसीज को प्लीज इवैल्यूएट कीजिए कि क्या है। चलिए मनीष, आप अपना सवाल हमें एक बार फिर से भेजिएगा आपके बार फंड्स के नाम के साथ, लेकिन शो को आगे बढ़ाना है और रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। आदित्य बताएं, आपका निवेश गुरु मंत्र आज के लिए क्या है? मैम, आज का सिंपल मंत्र है, इंश्योरेंस आपके बुरे वक्त का साथी है। आप बोलिए हेल्थ इंश्योरेंस या आप बोलिए टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ जैसे कि हमने कोविड में देखा है, तो वो आपको हेल्प करता है हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट से बचने के लिए। और दूसरा, अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो गया और आप ही इकलौते कमाने वाले इंसान हैं घर में, तो आपके पीछे जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको कुछ पैसा छोड़ के दे देता है, उसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दोनों ही इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और सबसे पहले अगर आप करते हैं तो इन दोनों इंश्योरेंसेस को खरीदना जरूरत है। तो आज का गुरु मंत्र ये रहेगा, इंश्योरेंस आपके बुरे वक्त का साथी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम इंश्योरेंस का सही फॉर्म खरीदें और ना कि ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ जहाँ पर आपको कई सारे चार्जेस देने पड़ते हैं और ओवरऑल कवरेज के लिहाज से आपको महंगाई को मात देने वाला सम एश्योर्ड नहीं मिलता। आदित्य। बिल्कुल मैम, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की तरफ देखेंगे
तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मत मिलाइए, यूलिप जैसे प्लान्स को मत खरीदिए। सिर्फ एक सिंपल टर्म प्लान खरीदिए, और वो भी तभी खरीदिए जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स हो। अगर डिपेंडेंट्स नहीं है और आपके ऊपर कोई लोन भी नहीं है तो टर्म प्लान भी खरीदने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके ऊपर आपकी वाइफ डिपेंडेंट है या आपके बच्चे डिपेंडेंट है तो बिल्कुल खरीदिए, और सबसे पहले सेविंग के बाद इंश्योरेंस ही खरीदिए, क्योंकि ये हमेशा आपको मदद करेगा। प्रीमियम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस में एक बार क्लेम किया तो सारा जो प्रीमियम है वो आपका निकल जाएगा। तो वरी मत कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके प्लीज इंश्योरेंस खरीदिए। चलिए आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और आज दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम पहलुओं पर उन्हें डिटेल से आपने समझाइश दी। इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन आपके सवाल हम तक लगातार आते रहने चाहिए, और साथ ही आपका सवालों का वीडियो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपको लिखकर हमें व्हाट्सएप नहीं करना तो कुछ नहीं कीजिए, अपने फ़ोन के कैमरा मोड में जाइए, सवाल का वीडियो बनाइए और वो वीडियो 9619873567 जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर भेज दीजिए। आपका वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे लाइव। चलिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।